हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एवं पर्यावरण। इसे उर्दू में कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं? पढ़ लिए? तवारुस और माहौल। तवारुस, वारिस होता है ना, वारिस वंश को बोलते हैं, तो वंशानुक्रम तवारुस बन जाता है। वारिस वर्ड से तवारुस बनता है। तो तवारुस और माहौल, माहौल माने पर्यावरण। माहौल शब्द तो हिंदी में भी लिख के प्रयोग किया जाता है ना, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना, ऐसा करके हिंदी में भी सवाल लिखे जाते हैं। फारसी लिपि होती है उर्दू की। उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू एक भाषा है, फारसी भी भाषा है, अरेबिक भी भाषा है। तो लिपि एक है, उसमें भाषाएं 3 हैं। भाषा को लसानी कहते हैं। लसानी यानी भाषा। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वंशानुक्रम का डिफिनीशन क्या होता है। टर्म लिखिए वंशानुक्रम। लिखिए वे गुण जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होती है। वे गुण जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होती है, वंशानुक्रम कहलाता है। विरासत में प्राप्त होती है, वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे कद काठी माने लंबाई चौड़ाई। कद काठी नहीं सुने थे पहले? हाँ, कद और काठी यही होता है, कद काठी यानी लंबाई और चौड़ाई। कॉमा देके लिखिए। रंग यानी कलर। रंग के बाद लिखेंगे आंखों का रंग वंशानुक्रम की देन है। व्यवहार, रुचियां और एक और नया एग्जाम्पल है, बालों का झड़ जाना। वंशानुगत है, जरूरी नहीं है। बालों के झरना नहीं, बालों के जो पैटर्न होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। झरना और बढ़ना वंशानुक्रम का पार्ट नहीं है। पैटर्न का मतलब है कि बीच में ज्यादा बाल होना, साइड में कम होना, साइड में ज्यादा होना, किसी का बीच से ही गायब हो जाना। तो डिपेंड करता है किस पैटर्न पे गायब हुआ है, वो पैटर्न जेनेटिक होता है। और ये भावनाएं किनकी थी जो बहुत अंदर से निकल के आई है कि बालों का झरना भी जेनेटिक है? अच्छा, इनका था। नहीं है, पूरा है, घबराने की बात नहीं है, अभी पूरा है। 15-20 साल बाद खाली रहेगा, तब इस पर सवाल किया जाएगा। तो वंशानुक्रम वो चीजें हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिलती है। अच्छी भी चीजें मिलती है और
बुरी चीज़ें भी मिलती है। कई बार नशा करने की आदत भी जेनेटिक होती है। अगर माँ बाप में से कोई भी नशा कर रहा हो और बच्चे को एक बार वो चीज़ हाथ लगी उसके बाद वो शुरू हो जाता है, इसका मतलब जेनेटिक अपना असर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर रह जाता है, वो सब वंशानुक्रम का पार्ट है। आंखों का रंग विशेष तौर पर जेनेटिक होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार आ चुका है कि आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है, माहौल से कि वंशानुक्रम से? वंशानुक्रम से। कद काठी लंबाई चौड़ाई जो होती है, साथ ही साथ मैंने लिखवाया व्यवहार। व्यवहार भी किसके द्वारा निर्धारित होती है? वंशानुक्रम के द्वारा ज्यादातर। और साथ ही साथ इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट है ये आपकी फैमिली से ही संबंधित होंगे। उन्हें क्या खाना पसंद है वो भी आप खाते हैं। आपके खान पान आपके मम्मी पापा से संबंधित होते हैं। आपके व्यवहार आपके मातृ और उसके संबंधित खानदान से हो सकता है, या पिता और उनके खानदान से संबंधित हो सकता है, यानी वो भी जेनेटिक है। और जेनेटिक में एक पक्ष नहीं, जितना योगदान पिता और उनके पक्ष से संबंधित लोगों का हो सकता है, उतना ही माँ और उनके खानदान से संबंधित लोगों के गुण व्यक्ति के अंदर आ सकता है। कौन से में? वो तो ऑलरेडी जेनेटिक बीमारी का ही नाम है कि जेनेटिक होता है, तो उसमें कहने की क्या बात। हीमोफीलिया है, वर्णनता है, ये बीमारी का नाम ही है कि वो जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब वंशानुगत बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। लकवा भी जेनेटिक होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर ही पता चल जाता है कि ये जेनेटिक है या नहीं है। जेनेटिक मतलब अच्छे और बुरे दोनों गुण हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन ज़्यादातर सिर्फ अच्छे की चर्चा होती है, बुरे की नहीं होती। अगर बीमारी मिल गई तो जीवन भर ढोना, कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ। और ये भी एक वंशानुगत चीज़ है, सब में एग्जैक्टली नहीं आती, कुछ कमो बेस हो सकता है। आपके भाई बहनों में वो चीज़ें, वो लक्षण ज़्यादा देखने को मिल सकती है और दूसरे में कम मिल सकती है। वंशानुक्रम में देखा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा हो तो पैदा होने के तुरंत बाद उसके बॉडी के सभी पार्ट्स का मैचिंग कहीं ना कहीं से करा देते हैं। जैसे बाल देखा तो कहेंगे देखो बाल एकदम कम है, पापा पर गया है। कलर गोरा है, सुंदर है, माँ पर गया है। और बॉडी फिटनेस वगैरह के हिसाब से अगर मोटा है तो भाई ये हमारे खानदान की पहचान है कि हमारे यहाँ लोग पतले दुबले नहीं होते। और नाक, तो नाक किसी न किसी पे चला ही जाता है, वो कान भी चला जाता है। और अगर जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू किया उसमें इमोशन झलकने लगे। लड़की है और बचपन से ही बहुत गुस्सा करती है, एकदम अपने बुआ पर गई है। और लड़का है और उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी सेक्शन में, बॉडी का पार्ट बहुत अच्छा और सुंदर नहीं है, तो कहते ही मामा पर गया है। प्रॉब्लम है तो उधर से, अच्छा है तो सब इधर से। क्यों मैचिंग कराते हैं? ये जेनेटिक होने की वजह से। उसके शरीर के रंग रूप आकार, चेहरे का मतलब जो बनावट, शरीर, सब कुछ वंशानुक्रम की देन होती है। और क्यों ना हो, आखिर उसी के वंशज हैं तो उससे सारी चीजें मैच करनी चाहिए। मैच ना करे तब समस्या है। बात समझ रहे हैं ना? मैच करे सब कुछ ठीक है, अगर मैच ना करे तब समस्या हो जाती है कि कौन है ये। मिटा दिया जाए इसको। अब समझेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे, बेहतर होगा। अभी पर्यावरण मत लिखिए, पर्यावरण एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से डिसीजन लेंगे। वंशानुक्रम में इसके सिद्धांत को पढ़ना समझना जरूरी है। लिखिए लाइन चेंज करके, वंशानुक्रम के सिद्धांत। आंखों का रंग लिखवाएं कि नहीं इसमें? ठीक है। बाकी तो पिछले क्लास में हम बहुत सी बीमारियों को डिस्कस कर ही दिए थे, कौन जेनेटिक होते हैं नहीं होते, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। अभी हम जानेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं। पहला सिद्धांत लिखें। पहले सिद्धांत का नाम है बीजकोष का सिद्धांत। बीजकोष का सिद्धांत।
इसे बीजमैन ने दिया था। बीजकोश, बीजमैन, नाम याद करने का झंझट ही नहीं है। बीजकोश सिद्धांत को बीजमैन ने दिया था। और बीजकोश का सिद्धांत है क्या? इनका मानना था कि जो ब्रीड्स होते हैं, ब्रीड्स माने बीज कहा जाता है, ब्रीड्स, इन्होंने फसलों के एग्जाम्पल देके बताया था कि जो बीज या ब्रीड्स होते हैं, अगर उसी तरह का रेगुलर यूज करते जाएं तो वो अपने मूल को धीरे धीरे खोती चली जाती है। जैसे पहला जो ब्रीड या बीज हमने प्रयोग किया उससे अनाज उगाए, और फिर उगाए हुए अनाज का अगली बार प्रयोग किए तो क्वालिटी और कम, फिर उस उगाए अनाज का अगली बार प्रयोग किए क्वालिटी कम, यानी कि मूल यहाँ था, उसके बाद तो सब हम चेंजेबल फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा बीजकोश का सिद्धांत कि जो बीज या चीजें मौजूद होती है हमारे शरीर के अंदर, अगर वो कई पीढ़ियों से होकर गुजर जाए तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे इंसान का सबसे पहला स्वरूप क्या था? अवतार, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, मत्स्य माने मछली। कहा जाता है कि जीवों की कल्पना मछली से ही शुरू होती है, और धीरे धीरे वो मछली के बाद जब वो जमीन पर आने लगे तो रेंगने वाले प्राणी बन गए, रेंगने के बाद धीरे धीरे विकसित होते होते आदि मानव बन गए, और आदि मानव से इंसान के रूप में आज हैं। विकसित होने की प्रक्रिया है, ये तभी संभव है जब हमारा कोश जिंदा है, मूल खत्म नहीं हुआ है। इंसानों की उत्पत्ति किससे हुई है? कौन बोला? बंदर से? हमारी तो नहीं है, अपना बताइए। कितने लोगों का मानना है अभी भी छठी कक्षा वाली ज्ञान की हमारी प्रजाति बंदर थे? ये जब बच्चे छोटे होते हैं, आईक्यू कम होता है, बहुत ब्रॉड सेंस में नहीं समझाया जा सकता, तब जो बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी है उसे बंदर कह सकते हैं, लेकिन इंसान कभी बंदर से पैदा ही नहीं हुए। अगर ऐसा होता तो 700 करोड़ की आबादी है या इससे ज्यादा है पूरी दुनिया में, एक भी इंसान ने वापस बंदर क्यों नहीं पैदा किया? अगर उसी खानदान से है तो किया। हम अगर बंदर से हुए हैं तो हमारे अंदर वो जेनेटिक गुण होगा, हमने बंदर क्यों नहीं पैदा किया वापस? एक ही काम है कि हम पैदा होंगे और बंदर पैदा नहीं करेंगे, हाइब्रिड हो जाएगा सब कुछ, संभव नहीं है। बंदर शुरू से ही नहीं थे, ये वेदों में भी है, पुराणों में भी है, धार्मिक किताबों में भी है कि इंसान कभी बंदर से अवतरित नहीं हुआ है। वनमानुष, जैसे वनमानुष का मतलब जंगल में रहने वाले वो व्यक्ति जिनके शरीर पर बाल हो, शरीर की बनावट और रचनाएं अलग हो, दिखने में आज के हिसाब से बंदर जैसे लगते थे, वो बंदर नहीं थे। उन दो बंदरों के नाम देखिएगा, रामापिथिकस और शिवापिथिकस। ये जर्मन के एक बहुत बड़े इतिहासकार ने हिंदुस्तान में इन दो इंसानों की प्रजाति के बारे में सबसे पहले चर्चा की। रामापिथिकस, शिवापिथिकस। पिथिकस का मतलब क्या? उनकी पीढ़ियां, उनके बाद आने वाले वंशज। ये कभी बंदर थे ही नहीं, इंसान के जैसे थे, बिल्कुल इंसान ही थे, और इंसान से इंसान की उत्पत्ति हुई है। यह सबसे बड़ा साक्ष्य है। जीवों के लिए हम मान सकते हैं कि इस धरती पर जीव की कल्पना मछली से मानी जाती है, जीवित जीव, लेकिन इंसान इंसान के रूप में ही आया था। लेकिन हमारी और आपकी तरह तब नहीं था, तब अलग दिखता था, कपड़े नहीं होते थे, जैसे तैसे रहते थे, कोई संस्कृति कोई सभ्यता नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, जीवन जीते थे। ऐसा लगा जैसे उनको सजा देने के लिए धरती पर उठा के फेंक दिया गया हो। ये हिंदुस्तान की ही देन है दोनों शब्द। 10,000 BC पहले यहाँ जो स्कल प्राप्त हुए, स्कल माने खोपड़ी, उससे इसका पता चला। यानी तब बताया गया कि इंसान इंसान के रूप में ही आए हैं, वो किसी बंदर के रूप में नहीं आए हैं। और इन दोनों नामों की पुष्टि धार्मिक ग्रंथों से होती है।
अगर धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ते, नहीं जानते, तो और अफसोस की बात। इतिहास तो वहीं से शुरू होती है, उन्हीं साहित्यों से। तो इंसान कभी बंदरों से अवतरित नहीं हुए हैं। ये दो ऐसे प्रजाति थे जिनसे इंसानों का अवतरण हुआ है, और ये ध्यान में रखना है। अब कभी किसी से मत कहिएगा कि बंदर से पैदा हुए। सुन के भी अच्छा नहीं लगता, दूसरे को बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा? वेद है, पुराण है, उन सब में इसकी चर्चा है। बड़े बड़े संत भी बताते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेरा कहना है। आप कभी सर्च करके देखिएगा, उसके बारे में दोनों नाम सर्च कीजिएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। नहीं सुना था? है वेद में कहाँ है, कौन से खंड में है, ये भी है। 7वीं खंड में है। कौन, कितने खंड है वेदों में? 10 खंड है, 10 में 7वीं में इसकी चर्चा है। मैंने भी किसी महापुरुष को सुना था तो मुझे ज्ञान हुआ। आप भी सुनिए, आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले बीजकोष का सिद्धांत, मतलब बीजकोष हमें यही बताता है कि जिस प्रजाति से हम उत्पन्न होते हैं वो प्रजाति आगे और जाके अपने अंदर बदलाव लाती है और उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपने मूल से डिफरेंट दिखाई देने लगती है। जैसे आजकल जो हम मनुष्य हैं, जो अभी दिख रहे हैं, ये जब मनुष्यों की शुरुआत हुई थी वैसे हैं क्या? वो झुक के चलते थे, चेहरा का बनावट एकदम अलग होता था, लंबाई हम लोगों से कई गुना ज्यादा होते थे। सबसे पहला इंसान जो धरती पर आया माना जाता है, उसकी लंबाई तार के समान थी। एक तार कितना फीट हो सकता है? तकरीबन 50-60 फीट या इससे भी ज्यादा होगा। उतने फीट लंबा इंसान होता था उस समय में। सबसे पहला इंसान जब इस धरती पर आया, सोच भी नहीं सकते उसकी लंबाई के बारे में। दूसरा सिद्धांत लिखेंगे, किसका? ब्रीड लिखे थे ना, ब्रीड थ्योरी कहा जाता है उसको। हाँ, ब्रीड थ्योरी। थ्योरी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत था वो? सिद्धांत का नाम क्या था? इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसीलिए थ्योरी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल में जब भी लिखते हैं उसको लिखते हैं जेनेटिक थ्योरी। इसका दूसरा नाम है जेनेटिक थ्योरी, और इस पर्सन को ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यहां नीचे लिख देते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नाम सुने हैं? देश है, इसकी राजधानी वियना है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मटर के दानों पर किया था। ये क्वेश्चन 2022 में, 21 में, मतलब हमेशा आने वाले प्रश्नों में से है। एक्सपेरिमेंट पीनट बोलते हैं ना इसको, मटर के दाने पी बोलते हैं, 2 बार पी बोलते हैं। पी मतलब मटर के दाने। मटर के दानों पर उन्होंने अपना परीक्षण किया और जेनेटिक्स के बारे में उस समय थ्योरी बताई जिस समय लोग अपने जहन से, अपने आईक्यू से 25 साल पीछे थे। इनकी बात को समझने की योग्यता किसी में नहीं थी। इन्होंने जब जेनेटिक शब्द की चर्चा की और इस जेनेटिक की व्याख्या की, तब इनकी बात समझने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। सब लोगों ने समझा यार बकवास आदमी है, पागल। डॉक्टर था, लोगों को लगा कि डॉक्टर तो वैसे भी आधा पागल होते हैं, ये पूरा पागल हो गया।
पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि इसको उसमें मिला देंगे तो एक नया चीज उत्पन्न हो जाएगा, इसको जेनेटिक कहते हैं। प्रूफ भी किया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनके एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया और एक्सपेरिमेंट को नहीं माना गया। 25 साल बाद इनके एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे वैज्ञानिक ने निकाला, इस पर रिसर्च किया और कहा कि 25 साल पहले ग्रेगर जॉन मेंडल जो बात बताना चाह रहे थे वो आज हमें समझ में आई है। यानी इस व्यक्ति का आईक्यू सामान्य लोगों से 25 साल आगे और भविष्य की सोचने वाला था। वैसे ही जितने रिसर्चर या फिलोसोफर होते हैं, सामान्य व्यक्ति को तो आधा पागल ही लगते हैं। शकल सूरत से, बातों से, उसकी बातों की गहराई से देख के ही लगता है कि ये तो पागल है, हटाओ। हमारी समझ उतनी नहीं है कि इन लोगों को समझ पाए, तो हमें ये लोग पागल लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती उसके लिए आप एक्सक्यूज कीजिए, लेकिन किसी और के काबिलियत पे सवाल मत उठाइए। एक्सपेरिमेंट मटर के दानों पे किया और ये एक्सपेरिमेंट 25 साल बाद दुनिया को, पूरी दुनिया में फैली और पता चली, जबकि 25 साल पहले इसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन इसको स्प्रेड नहीं होने दिया गया। लोगों को लग रहा था कि बकवास और बेकार सी बात है। तो क्या किया गया? मटर के दानों पर परीक्षण। कैसे? 2 प्रकार की कैटेगरी इन्होंने मटर के लिया, एक ए लिया और दूसरा बी। दोनों में गुणों को कंपेयर किया। इसका पहला गुण क्या था? छोटे थे। दूसरा, छेमी लंबा था। रंग फिर दूसरे प्रकार की इन्होंने जो कैटेगरी बताई उसमें बताया कि इसमें मटर के दाने बड़े थे। दूसरी क्वालिटी, छेमी छोटा था। और तीसरा, रंग हरा था। और कोई गुण लिख सकते हैं? पौधा के बारे में नहीं लिखे हैं अभी। ए में, इसमें पौधा छोटा था कि बड़ा था? पौधा, अरे छोटा बड़ा किसी में लिख लीजिए, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट का अपना टर्म है समझाने के लिए। इसमें मान लेते हैं पौधा छोटा था। अब ये काम हुआ कि 2 अलग अलग प्रकार के बीज और उनके गुणों को लिखने क्यों लगे? तो हम लिखने के लिए कहेंगे ना, क्यों बेचैन है? अभी सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए कि क्या किया गया, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। 2 तरह के कैटेगरी के बीज उन्होंने उठाए और दोनों में अलग अलग गुण थे। पहले में था मटर के दाने छोटे थे, इसमें मटर के दाने बड़े हो गए। इसमें देखा छेमी लंबा दिख रहा था, छेमी जो हरा वाला होता है ना, मार्केट से खरीदते हैं ना, छेमी लंबा था इसमें देखा छेमी छोटा है। रंग आसमानी नजर आ रहा था, यहाँ रंग हरा था और यहाँ पौधा बड़ा दिख रहा था और यहाँ पे पौधा छोटा दिख रहा था। अब इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया उन्होंने। क्रॉस पॉलिनेट का मतलब हाइब्रिड सीड तैयार किया पॉलिनेशन के माध्यम से, यानी ए और बी दोनों के गुणों को एक साथ मिक्स किया, मतलब हाइब्रिडाइज किया। इससे क्या सीड प्राप्त हुआ? एक हाइब्रिड सीड प्राप्त हुआ, एक नई बीज प्राप्त हुई, नई नस्ल की बीज, जिसमें दोनों के अच्छे गुण थे। जो अच्छे गुण ए में थे वो आ गए और जो अच्छे गुण बी में थे वो आ गए और जो गुण सही नहीं थे वो हट गए। मटर के दाने छोटे होना बेहतर गुण है कि दाने बड़े होना बेहतर गुण है? तो इसमें वो पहला गुण आ गया, मटर का दाना बड़ा। दूसरा, छेमी का लंबा होना या छोटा होना बेहतर कौन है? लंबा होना बेहतर है। तो यहां छेमी का लंबा होना आ गया, छेमी लंबा था। और तीसरे में रंग आसमानी या हरा, दोनों में बेहतर रंग कौन होता है? रंग हरा हुआ।
और चौथा, पौधे का छोटा होना बेहतर है कि बड़ा होना? पौधा बड़ा हुआ, यानी दोनों में से जो गुण बेहतर था उस गुण को अपने अंदर समाहित किया और एक नई नस्ल की बीज तैयार की जिसमें दोनों के गुण मौजूद थे और दोनों से बेहतर प्रोडक्टिविटी को प्रस्तुत किया। आजकल जितने भी सीड हम प्रयोग करते हैं वो सब हाइब्रिड सीड होते हैं जिसकी पैदावार सामान्य बीजों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड कहलाते हैं बायोलॉजी में। दो तरह के बीजों का प्रयोग करके एक संकर नस्ल की बीज तैयार करना जिसमें दोनों के गुण मौजूद हो और उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। अब नोट कर सकते हैं, ये था उनका पूरा रिसर्च। ये चीज आपने 10th क्लास की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मिला था ना? और जेनेटिक्स के बारे में तभी चर्चा हुई थी और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखना होगा आपको। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पिछले 3 साल से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। इसमें सब लोगों को पता है कि वो अपनी पर्सनालिटी में किस पे गए हैं, मम्मी पे कि पापा पे? पता है ना? आगे बढ़ेंगे लिखने के बाद अगली थ्योरी पर। अब किसकी थ्योरी करें? मातृ और पितृ पक्ष का सिद्धांत। एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको? ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत, मतलब इसको कहेंगे वंशानुगत का सिद्धांत बोला जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत। आगे लिखेंगे मातृ एवं पितृ पक्ष का सिद्धांत। हाँ, तीसरा सिद्धांत मातृ एवं पितृ पक्ष, मतलब मैटरनल और पैटर्नल। हाँ, हाँ उसी का है। मतलब जड़ें ज़्यादा दूर तक गई, फैली हुई थी, तो बेहतर गुण है कि पौधा बड़ा हुआ, फैला हुआ। बड़ा का मतलब लंबाई से नहीं, फैलाव। बड़ा छेमी नहीं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए ना। दोनों में जो अच्छे गुण थे बेहतर, वो ले लिया। आप उस पर अलान लगा दीजिए ना, चढ़ के ऊपर तक चला जाएगा। यही उसके बड़े होने की पहचान है। अलान समझते हैं ना? हाँ, बांस वगैरह लगा के सहारा करके ऊपर छत जैसा बना देना, वो अलान होता है। उसी पर जाके फलेगा पूरा, फैल के।
और हमेशा जहाँ छेमी वगैरह बोते हैं वहाँ बांस वगैरह का वो काट काट के तो लगा ही देते हैं ताकि उसी पर चढ़े और फैले, क्योंकि ज़मीन पर रहेगा तो उसमें दाग आ जाता है। हाँ, सन्नाटा तो ऐसे है जैसे बाकी लोगों ने खेती ही नहीं किया है, नहीं किए हैं, तो फिर पता है ही, बिना अलान पे चढ़ाए वो कैसे फलेगा साफ सुथरा। कद्दू हो तब भी चढ़ाना पड़ता है, करेला हो तब भी चढ़ा देना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आते हैं थ्योरी ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल एंड पैटर्नल, मातृ और पितृ पक्ष का सिद्धांत। मातृ माने मम्मी, पितृ माने पिताजी। तो ये मातृ और पितृ पक्ष का सिद्धांत है। त्र कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, लिखिएगा। मातृ और पितृ यानी माता और पिता, संस्कृत में मातृ पितृ कहते हैं। लिखेंगे इसमें एक लाइन, लिखिए, बच्चों में जो वंशानुगत गुण आते हैं, बच्चों में जो वंशानुगत गुण आते हैं वो माता एवं उनके खानदान से संबंधित हो सकती है। खानदान माने वंश, माता और उनके खानदान से संबंधित हो सकती है, अथवा माता एवं उनके खानदान से संबंधित हो सकती है, अथवा पिता एवं उनके खानदान से, अथवा पिता एवं उनके खानदान से संबंधित हो सकती है। हो गए? तो मां से संबंधित हुआ तो क्या कहेंगे? मैटरनल। और पिता से संबंधित हुए तो मतलब आधे मैटरनल और आधे पैटर्नल के रूप में दिखते हैं बच्चे, दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, अगला सिद्धांत कौन सा? बायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु। डार्विन को माना जाता है, डार्विन फादर ऑफ बायोलॉजी। अभी वही पढ़ेंगे। हमने ये नहीं पूछा कि विषय का जन्म कहाँ से हुआ, मैंने पूछा किसने इस विषय को नामकरण के रूप में पहले दिया। थियरी ऑफ डार्विन। वंशानुक्रम में डार्विन के सिद्धांत को भी पढ़ते हैं। डार्विन का सिद्धांत लिखेंगे इसमें, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन नाम है पर्सन का, डार्विन का सिद्धांत लिखेंगे। जो जीव संघर्ष करेगा, जो जीव संघर्ष करेगा वही जिंदा रहेगा। दरवाजा बंद कर दीजिए, लिखना नहीं है, करना है। जो जीव संघर्ष करेगा वही जिंदा रहेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर, एक समय था कि डायनासोर का इस धरती पर राज हुआ करता था, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि बदलते हुए टेम्परेचर, प्रेशर, पृथ्वी में हो रहे बदलाव, इन सब के साथ वो संघर्ष नहीं कर पाया।
कहाँ रहते थे वो पता है आपको? उनके रहने का कोई स्थान ही नहीं था, किसी गुफा या चीज़ों में नहीं रहते। इतने बड़े बड़े होते थे, कहीं अट नहीं पाते थे, हमेशा खुले में रहते थे, वहीं सोना, वहीं उठना, वहीं बैठना। और जब परिवर्तन हुआ प्रकृति में, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए, चारों तरफ सूखा और इसका बोलबाला हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगे, कई सारे एस्टेरॉयड जमीन पर गिरे, धूमकेतु वगैरह, वो अपने आप को बचा नहीं पाए, संघर्ष किए लेकिन जिंदा नहीं रह पाए। उसी के लिए हम लोग लिखते हैं डार्विन का सिद्धांत कि जीव कोई भी हो, संघर्ष करेगा तो जिंदा रहेगा, वरना खत्म हो जाएगा। इंसान भी संघर्ष करते हैं तो जिंदा है, संघर्ष बंद हो जाए तो मर जाते हैं। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? आप लोग संघर्ष करते हैं किस चीज के लिए? सीटेट के लिए। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केमिस्ट्री के भाषा में कहे तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं सभी के सभी, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं बार बार ताकि अपने आप को अस्थाई बना सके, रिएक्ट होकर कोई तत्व बन जाए और अस्थाई हो जाए। ठीक वैसे ही हालत है अभी। अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, स्थिर, ताकि बेचैनी, भाग दौड़, इन सब चीज़ों से राहत मिले। अगर राहत की तलाश में हैं तो मत कीजिए। ऑटो के पीछे लिखा हुआ देखते हैं जीवन एक, तो क्यों लगता है कुछ दिन बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा? क्या स्टेबिलिटी आ जाने से संघर्ष खत्म होता है? वहां से तो शुरुआत होती है एक नए दौर की। अभी आप जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जॉब में जाके काम करने और सरवाइव के लिए अलग संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो लोग मिलेंगे वो कोशिश में लगे होते हैं इसको तो टिकने नहीं देंगे, यहाँ देखते हैं। अब आप उनके साथ संघर्ष में लगे हुए कि देखते हैं हमको यहाँ से हटा कैसे सकता है लोग। जहाँ भी जाइएगा लाइफ में संघर्ष मिलने वाला है, कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, सब में उतना ही मेहनत करना है, उतना ही पीछे भागना है। इसलिए कभी भी जीवन में उम्मीद मत कीजिएगा कि आप स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी रहेगी तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, साधु संतों की तरह बाद में हो जाएंगे संतुष्ट होकर जीवन में। अगर आप समाज को बेहतर देना चाहते हैं तो अपने अंदर हमेशा जिज्ञासा को बनाए रखिए, हमेशा नई चीज़ों को सीखने की तरफ भागिए। जॉब हो गई, कुछ ऐसे कोर्स कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से जो आपके उस प्रोफेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सके। रुकना नहीं है, रुक गए तो फिर आप किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। और पता है जब रिएक्शन में भाग नहीं लेते वैसे तत्व को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में? नहीं, तब आप नाम ही केमिस्ट्री ठीक से पढ़ाया नहीं गया आपको। जो तत्व न रिएक्शन में भाग लेना चाहते हैं न अस्थायी होना चाहते हैं, दोनों में से कोई नहीं, वैसे तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? सही वर्ड सही है, पारा तत्व कहा जाता है। जो न किसी रिएक्शन में भाग लेता है न किसी चीज के प्रोडक्ट में उसकी हिस्सेदारी है, तो वैसे तत्व हो जाते हैं बाद में आवारा तत्व। ठीक है, ये नहीं बनना है। रिएक्शन में भाग लीजिए, कुछ नया बनाइए और फिर उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। डार्विन के सिद्धांत हमें यही समझाते हैं कि जीव कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो या कोई भी छोटे से छोटा चीज, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए संघर्ष करता है। चींटी को देख लीजिए, अपने वजन के 10 गुना ज़्यादा भार लेकर अपने ऊपर चलती है ताकि वो सरवाइव कर सके और अपने मतलब वंश के लोगों को सर्वाइवल के लिए काम कर सके। कई लोगों की फूडिंग्स का वो मैनेजमेंट करती है, तो चींटी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सरवाइव क्या करना कहलाता है वो उससे भी सीख सकते हैं। हर छोटा से छोटा जीव अपने आप को सरवाइव करने के लिए संघर्ष करता है। मच्छर, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी होती है दिन मच्छर की, और उतने ही में अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ नहीं करता है। आप मारने जाते हैं तो मरता भी नहीं है, भाग जाता है। नेक्स्ट, कितने नंबर है? 5वां।
आगे है थियरी ऑफ लैमार्क। लैमार्क का सिद्धांत, ये भी नाम ही है। इसमें लिखेंगे लिखिए, लगातार अभ्यास करने से शरीर के अंगों में परिवर्तन संभव है। लगातार अभ्यास करने से शरीर के अंगों में परिवर्तन करना, शरीर के अंगों में परिवर्तन करना संभव है। शरीर के अंगों में परिवर्तन करना संभव है। एग्जाम्पल देखेंगे, जिराफ का गर्दन हमेशा से उतना बड़ा नहीं था। जिराफ का गर्दन हमेशा से उतना बड़ा नहीं था। पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए, पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए अपने गर्दन को लगातार, पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए अपने गर्दन को लगातार वह ऊपर की ओर प्रेषित करता था। वह ऊपर की ओर प्रेषित करता था, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उसके गर्दन में परिवर्तन आई। जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उसके गर्दन में परिवर्तन आई। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? गर्दन का जो इतना लंबा दिखता है, 20 फीट ऊंचा गर्दन जिराफ का, ये हमेशा से उतना लंबा नहीं था। पहले माना जाता था 6 या 7 फीट था उसका गर्दन। और वो जो पेड़ के पत्तों को खाने के लिए ये गर्दन पे जो लगातार दबाव दिया, ऊंचे ऊंचे पेड़ पर पत्ते बचे हुए थे, नीचे तो सब सूखा हो गया था, तो उन पत्तों को खाने के लिए जो गर्दन पे लगातार दबाव दिया, इससे अगली पीढ़ी में थोड़ा सा परिवर्तन आया। और कई पीढ़ियों में ये धीरे धीरे 1-1, 2-2 इंच परिवर्तन होते होते आज इतनी लंबी गर्दन देखने को मिलती है। उसमें सिचुएशन के साथ बदलाव की संभावना थी तो हुई। यहां भी किसी की गर्दन छोटी है, ट्राई मत कीजिएगा पेड़ के पत्ते खाने के लिए। लटक के कोई लंबाई बढ़ाया है? दवा खा के हाइट व्यक्ति की नेचुरली बढ़ती है। अगर आप कैल्शियम वगैरह अच्छा लेते होंगे बचपन से ही, दूध नहीं छूटा होगा किशोरावस्था तक, तो मान के चल सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहा होगा। यहाँ तो बच्चे 5 साल के हुए नहीं कि दूध पीना सबसे पहले छोड़ देते हैं। कैल्शियम बढ़ेगा नहीं, बोन मजबूत नहीं होगा, लंबे नहीं होंगे, फिर कॉम्प्लान पीने से होता है, कुछ नहीं होता। शरीर के अंगों में परिवर्तन करने से हम जो चाहे अपने शरीर को बना ले, चाहे तो विशालकाय बना ले। जिम जाके, जिम वाले लोगों की बॉडी देखते हैं कभी कभी, मतलब ऐसा लगता है जैसे हर जगह ईंट रखा हुआ हो, शरीर नहीं है। यहाँ एक ईंट रख दिया किसी ने, यहाँ एक ईंट रख दिया, पेट पे छोटे छोटे टुकड़ों ईंट में रख दिए, विशालकाय शरीर बना लेते हैं। शरीर में परिवर्तन संभव है तभी जब आप उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। जिम 1-2 दिन जाके वैसा शरीर होता है क्या? 20 साल से वैसे लोग कर रहे होंगे जिम, तब जाके वैसे शरीर का निर्माण होता है। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है उन चीज़ों के लिए। तो शरीर में परिवर्तन इसी रूप में संभव है, जितना अभ्यास करेंगे उतना परिवर्तन होगा। कितने थ्योरी लिखे? 5। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसके एस्पेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है।
एक चीज़ और बता के जाइएगा,